नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 13। इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास, एडविन ग्रीव्स, F.E.K., महेश दत्त शुक्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ दोस्तों किसने लिखा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, महेश दत्त शुक्ल। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल दोस्तों ये हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, भाषा काव्य संग्रह जो ग्रंथ है दोस्तों, इसका प्रकाशन कब हुआ ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1873। ठीक है, 1873 में दोस्तों भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, और किसका ग्रंथ है? महेश दत्त शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, संस्कृत से माना जाता है, प्राकृत से माना जाता है, या प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है दोस्तों प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या पूछा जा सकता है यहाँ से? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म जो है कब हुआ? ठीक है, इनका जन्म जो है दोस्तों कब हुआ? 4 अक्टूबर। ठीक है, 4 अक्टूबर 1884 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था आपको पूछा जा सकता है। तो यूपी के बस्ती जिले में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्म हुआ था दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या था? ठीक है, पूछा जा सकता है, तो इनके पिता का नाम क्या था? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। क्या था? चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचनाएं हैं आप सभी जानते हैं। इनकी रचनाओं में जो प्रमुख है दोस्तों वो है आपका त्रिवेणी हो गया। ठीक है, त्रिवेणी। साथ ही साथ विचार संधि हो गया, विचार संधि। साथ ही साथ याद रखेंगे चिंतामणि जो है इनका प्रमुख है दोस्तों, चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि के साथ साथ रस मीमांसा इनकी रचना है, रस मीमांसा। ठीक है, रस मीमांसा। साथ ही साथ याद रखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और साथ ही साथ एक और रचना है मित्रता। ठीक है, तो ये प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कौन कौन सी हैं? त्रिवेणी हो गया, विचार संधि, चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास और मित्रता। ठीक है, याद रखेंगे। कोई भी दोस्तों रचना आपको पूछी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए 3 है दोस्तों, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई। ये उक्ति है दोस्तों, किसकी उक्ति है ये बताना है आपने। कबीर, रहीम, अमीर खुसरो, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है
मेरे प्रियतम यानी कि सजन सुबह होते ही चले जाएंगे और मेरी आंखें जो हैं रोते रोते थक जाएंगी। तो दोस्तों ये उक्ति किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो की उक्ति है दोस्तों ये। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई, यानी कि मेरे प्रियतम या मेरे सजन सुबह होते ही चले जाएंगे और मेरी आंखें रोते रोते थक जाएंगी। ठीक है, तो अमीर खुसरो का है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, बालनाथ का टीका किस ग्रंथ में वर्णित है? आपको बताना है बालनाथ का टीका जो है ये किस ग्रंथ में वर्णित है। ऑप्शन देखिए, मर्गावती, पद्मावत, चंदायन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? बालनाथ का टीका किस ग्रंथ में वर्णित है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्मावत। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पद्मावत ग्रंथ में वर्णित है दोस्तों बालनाथ का टीका। और पद्मावत रचना किसकी है आप जानते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है दोस्तों ये पद्मावत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नंददास की किस रचना का संबंध जो है नायिका भेद से है? आपको बताना है नंददास की कौन सी ऐसी रचना है जिसका संबंध जो है नायक नायिका भेद से है। ऑप्शन देखिए, रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, भंवर गीत, श्याम सगाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? नंददास की कौन सी ऐसी रचना है जिसका संबंध जो है नायक नायिका भेद से है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रस मंजरी। ठीक है, याद रखेंगे रस मंजरी दोस्तों ये किसकी रचना है? ये है नंददास की। इसका संबंध है दोस्तों नायक नायिका भेद से। ठीक है, पूछा जाएगा आपको नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, तो आंसर हो जाएगा आपका रस मंजरी। ठीक है, बात करें नंददास की दोस्तों। नंददास के बारे में आप सभी जानते हैं, नंददास जो है दोस्तों ये तुलसीदास के सगे चचेरे भाई थे। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? कृष्णदास इनके पुत्र का नाम था नंददास के। और साथ ही साथ दोस्तों ये ब्रज भाषा के एक जो है दोस्तों संत कवि थे। और ये अष्टाछाप कवि में भी एक हैं दोस्तों। अष्टाछाप कवि आप जानती हैं कौन कौन से कवि जो है अष्टछाप कवि के अंतर्गत आते हैं? अगले क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करेंगे। याद रखेंगे नंददास जो है ये अष्टछाप कवि में से एक थे। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों पूछी जा सकती हैं। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, इनके जो गुरु थे कौन थे? ठीक है, आपको गुरु पूछा जा सकता है। तो नंददास के जो गुरु थे वो थे गोस्वामी विट्ठल नाथ। ठीक है, कौन थे? गोस्वामी विट्ठल नाथ। ठीक है, विट्ठल नाथ आपको पूछा जा सकता है नंददास के गुरु कौन थे? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ थे दोस्तों। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। पुत्र का नाम था कृष्णदास। ठीक है, कृष्णदास। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे नंददास जो है ये अष्टछाप कवि में से एक थे। ठीक है, अष्टछाप कवि में से एक थे। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, नंददास की कौन कौन सी रचनाएं हैं दोस्तों याद रखेंगे। नंददास की रचनाएं हैं जैसे आपका रास पंचाध्यायी हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों सिद्धांत भी है इनका, एक सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है, सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रचना है दोस्तों अनेकार्थ मंजरी इनकी रचना है, अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है रूप मंजरी। ठीक है, रूप मंजरी इनकी रचना है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे रस मंजरी हो गया। ठीक है, रस मंजरी, रस मंजरी भी इनकी एक रचना है। साथ ही साथ विरह मंजरी। ठीक है, विरह मंजरी। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? नंददास की हैं। याद रखेंगे, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? आपको बताना है अष्टछाप की कवियों में जो है प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ऑप्शन देखिए, नंददास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास
तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 6 का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, याद रखेंगे अष्टचाप के कवियों में प्रथम जो कीर्तनकार कवि थे वो कौन थे? सूरदास थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अष्टचाप कवि आपको पूछे जा सकते हैं कौन कौन से हैं। तो 8 कवियों के नाम आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर याद रखेंगे जो वल्लभाचारी हैं उनके 4 शिष्य थे और विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे, यानी कि 8 शिष्य इससे अंतर्गत आते हैं 8 कवि। तो 8 कवियों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला याद रखेंगे सूरदास। ठीक है, सूरदास। ठीक है, सूरदास के साथ कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। ठीक है, परमानंद दास। ठीक है, परमानंद के साथ साथ याद रखेंगे कृष्णदास। कृष्णदास। ठीक है, ये 4 जो कवि हैं दोस्तों, ये जो शिष्य थे किसके? वल्लभाचारी के। ठीक है, वल्लभाचारी, ये वल्लभाचारी के शिष्य थे दोस्तों, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। 4 कवि ये हो गए। 4 जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे, यानी कि टोटल 8 जो है इसमें कवि हैं। अष्टचाप कवियों के नाम आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये 8 कवियों के नाम आपको याद रखने हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, साथ ही साथ याद रखेंगे नंददास। ठीक है, नंददास हो गया, छीत स्वामी हो गया, गोविंद स्वामी हो गया और चतुर्भुज दास। ये 4 जो है शिष्य किसके थे? विट्ठल नाथ के। ठीक है, ये चारों के नाम आपको याद रखने। ठीक है, पहले सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचारी के। उसके बाद जो 4 शिष्य और थे, ठीक है, वो कौन थे? ठीक है, तो 4 और कौन थे? आपका नंददास। ठीक है, नंददास के साथ साथ याद रखेंगे छीत स्वामी। ठीक है, छीत स्वामी हो गया, गोविंद स्वामी। ठीक है, गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी के बाद याद रखेंगे चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज दास। ठीक है, तो ये 4 जो हैं, नंददास हो गया, छीत स्वामी हो गया, गोविंद स्वामी हो गया, चतुर्भुज दास हो गया। 4 ये किसके शिष्य थे? ये दोस्तों विट्ठलनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये चारों? विट्ठलनाथ। ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्य थे चारों। तो ये 8 जो है दोस्तों ये अष्टचाप कवि हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये सभी जो है कवि जो है दोस्तों 16वीं शताब्दी के थे। ठीक है, किस शताब्दी के थे? 16वीं शताब्दी के थे सारे कवि, जिनके नाम मैंने आपको बताए 8। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, ये 8 आपको याद रखने हैं दोस्तों, ये पूछा जाता है अष्टचाप कवि। ठीक है, इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है, याद रखेंगे। और ये सारे जो कवि हैं दोस्तों ये 16वीं शताब्दी के थे और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण जो है वर्णित है? ऑप्शन देखिए, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और जानकी मंगल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो यहाँ पर ये सभी रचनाएं जो हैं तुलसीदास की ही हैं, तो आपको बताना है किस रचना में संत महंतों का वर्णन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 7 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैराग्य संदीपनी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैराग्य संदीपनी जो है ये रचना किसकी है? तुलसीदास की है। इसमें दोस्तों तुलसीदास ने संत महंतों के लक्षणों को वर्णित किया है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे जो वैराग्य संदीपनी है दोस्तों, वैराग्य संदीपनी जो है तुलसीदास द्वारा रचित एक भक्ति काव्य है। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या है? वैराग्य संदीपनी का वैराग्य और भक्ति का उपदेश। ठीक है, मुख्य जो विषय है इस ग्रंथ का, इस रचना का क्या है? वैराग्य और भक्ति का उपदेश। ठीक है, याद रखेंगे वैराग्य और भक्ति का उपदेश। ठीक है, या संसार कह सकते हैं, संसार से अनासक्ति और भोज्य के माध्यम से प्राप्त होने वाला आध्यात्मिक सुख। ठीक है, याद रखेंगे वैराग्य संदीपनी, जिसमें दोस्तों क्या है इस ग्रंथ में?
दोहे, चौपाई और सोरठा छंदों का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसका आंसर करेंगे। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आपको यहाँ पर बताना है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है और मुक्तक एक रचा हुआ गुलदस्ता है, तो दोस्तों ये जो बिहारी के संबंध में दोस्तों ये कथन किस आलोचक ने कहा है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर? देखिए दोस्तों, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहारी के संबंध में किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 8 का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने अब ऊपर आपको बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में उनकी रचनाएं मैंने बताई थी, आपको याद रखनी है। त्रिवेणी हो गया, विचार संधि, चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, रीतिकाल का अलंकृत काल नाम किसने उपयुक्त माना है? आपको बताना है रीतिकाल का अलंकृत काल जो नाम है दोस्तों ये किसने उपयुक्त माना है? ऑप्शन देखिए, त्रिलोचन, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? रीतिकाल का अलंकृत काल नाम किसने प्रयुक्त माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल से आपको पूछे जा सकते हैं रीतिकाल के कौन कौन से कवि जो है रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, इनके रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ये पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों रीतिकाल आप जानते ही हैं लगभग जो है आपका 1643 से लेके आपका 1843 तक। ठीक है, 1643 से 1843 ईस्वी जो है हिंदी साहित्य का जो है उत्तर मध्यकाल है दोस्तों, जिसका नामकरण जो है रीति यानी कि शैली और पद्धति के आधार पर हुआ, जहाँ श्रृंगार, रस और अलंकारों की प्रधानता थी। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं? जैसे आपका केशव दास हो गया। ठीक है, केशव दास ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, केशव दास। ठीक है, बिहारी हो गया, केशव दास बिहारी। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे भूषण, महाकवि भूषण। ठीक है, साथ ही साथ आपका याद रखना है आपको मतीराम, मतीराम के साथ याद रखना है देव और घनानंद, देव घनानंद। ठीक है, ये सारे जो दोस्तों कवि हैं ये आपके रीतिकाल के कवि हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों, क्या है 10? देखिए, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में निम्न मत किसका है? ऑप्शन देखिए, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, तो ये काव्य भाषा के संबंध में ये मत किसका है? सीधे आपको याद रखना है ये मत किसका है, ये याद रखना है। आंसर क्या रहेगा 10 का? कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, ये दोस्तों जो कथन है ये मत है किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम पूछा जाता है, याद रखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। ठीक है, यहाँ से आप दोस्तों आपको पूछा जा सकता है अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय का जो जन्म हुआ दोस्तों, कब हुआ अज्ञेय का जन्म? तो अज्ञेय का जन्म हुआ 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। ठीक है, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ इनका निधन भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो इनका निधन कब हुआ था? ठीक है, अज्ञेय का निधन कब हुआ था? तो अज्ञेय का निधन हुआ था दोस्तों 1987 में इनका निधन हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में इनका निधन हुआ था। ठीक है, जन्म और मृत्यु दोनों याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अज्ञेय को जो है प्रयोगवाद का जनक दोस्तों माना जाता है अज्ञेय को। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है अज्ञेय से दोस्तों आपको रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है? अज्ञेय को माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ रचनाओं की बात करें तो रचनाएं कौन कौन सी हैं अज्ञेय की?
इनके उपन्यास दोस्तों याद रखने पूछा जाता है यहाँ से। तो जो उपन्यास है, कौन कौन से उपन्यास है ये के याद रखेंगे। शेखर एक जीवनी, ठीक है, ये पूछा गया है कई बार। शेखर एक जीवनी, ठीक है, उपन्यास है, किसका है, अज्ञे का उपन्यास है। दूसरा नदी के द्वीप, ये भी कई बार पूछा है, नदी के द्वीप, ठीक है, नदी के द्वीप किसका उपन्यास है, तो ये भी अज्ञे का उपन्यास है, ठीक है। अपने अपने अजनबी, ठीक है, अपने 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 अजनबी, ठीक है, अपने अपने अजनबी, ये किसका उपन्यास है, ये भी दोस्तों अज्ञे का उपन्यास है, ठीक है। और साथ ही साथ बीनू भगत, ये भी पूछा गया था, ठीक है, बीनू बीनू भगत, ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है बीनू भगत किसका उपन्यास है, तो ये भी अज्ञे का उपन्यास है, ठीक है। ये उपन्यास उसको पूछे जाते हैं, इनको आपने याद रखना है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, बीनू भगत और 12 खंबा भी इनका एक उपन्यास है, याद रखेंगे। और अन्य रचनाओं की बात करें तो अज्ञे की जो अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे आपका भग्नदूत हो गया, पूछा जाता है भग्नदूत किसकी रचना है, तो भग्नदूत किसकी रचना है, अज्ञे की रचना है, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, पूछा जा सकता है हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, तो ये भी अज्ञे की रचना है, ठीक है। आंगन के पार द्वार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों किसकी रचना है, अज्ञे की रचना है, ठीक है। और अन्य रचनाएं भी हैं अज्ञे की, जैसे सागर मुद्रा हो गया, सदा नीरा हो गया, काफ़ी सारी रचनाएं हैं अज्ञे की। तो एक प्रमुख जो उपन्यास और रचनाएं हैं इनको आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है देवकीनंदन खत्री का नहीं है, बताना आपने, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है, ऑप्शन देखिए, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाग्यवती, ठीक है। ये उपन्यास जो है देवकीनंदन खत्री का नहीं है, बाकी चंद्रकांता, कुसुमलता ये दोनों जो है दोस्तों किसके उपन्यास हैं, देवकीनंदन खत्री के हैं। इनके अलावा इनके और कौन कौन से उपन्यास हैं देवकीनंदन खत्री के, याद रखेंगे, जैसे आपका काजर की कोठरी, ठीक है, काजर की कोठरी पूछा जा सकता है आपको, काजर की कोठरी उपन्यास किसका है, तो ये दोस्तों खत्री का है, यानी कि देवकीनंदन खत्री का है। कुसुम कुमारी हो गया और भूतनाथ इनका एक उपन्यास है, भूतनाथ, ठीक है, भूतनाथ के साथ याद रखेंगे दोस्तों, और नरेंद्र मोहिनी इनका एक उपन्यास है, कौन सा है, नरेंद्र मोहिनी, ठीक है, नरेंद्र मोहिनी जो है इनका एक उपन्यास है। तो सारे उपन्यास याद रखेंगे देवकीनंदन खत्री से, ठीक है। जैसे आपका चंद्रकांता हो गया प्रमुख इनका जो उपन्यास है, ठीक, काफ़ी पॉपुलर है, कई बार पूछा गया है। कुसुमलता हो गया, काजर की कोठरी हो गया, भूतनाथ हो गया, नरेंद्र मोहिनी हो गया, ठीक है। ये सारे उपन्यास याद रखेंगे देवकीनंदन खत्री के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्या है देखिए, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं, तो आपको बताना है सूनी घाटी का सूरज उपन्यास किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, नरेश मेहता, श्रीलाल शुक्ल, शैलेश मटियानी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर दोस्तों, सूनी घाटी का सूरज। तो सूनी घाटी का सूरज ये उपन्यास किसने लिखा है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है दोस्तों, सूनी घाटी का सूरज, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, सूनी घाटी का सूरज जो उपन्यास है दोस्तों, इसका जो प्रकाशन है कब हुआ, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे। तो सूनी घाटी का सूरज जो है दोस्तों उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था, 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं श्रीलाल शुक्ल दोस्तों इनका एक प्रमुख उपन्यास है राग दरबारी, आपने पढ़ा होगा,
ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपको राग दरबारी उपन्यास किसका है, ठीक है। तो राग दरबारी जो उपन्यास है दोस्तों ये किसका है, ये श्रीलाल शुक्ल का है, याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो सोनी घाटी का सूरज है दोस्तों, इस उपन्यास में एक प्रतिभाशाली जो ग्रामीण युवक है रामदास, इसके सपनों के टूटने और फिर व्यवस्था की विसंगतियों के बीच जो है अपनी भूमिका निभाने की मार्मिक इस कहानी जो है इसमें सोनी घाटी के सूरज में, ठीक है। ये उपन्यास में जो मुख्य पात्र है पूछा जा सकता है, सोनी घाटी का सूरज जो है इस उपन्यास में जो मुख्य पात्र है वो है रामदास, ठीक है, रामदास, ठीक है। ये भी साथ में याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। और राग दरबारी जो है पूछा जा सकता है आपको, राग दरबारी उपन्यास किसका है, तो ये भी श्रीलाल शुक्ल का ही है, ठीक है। चलिए सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है। आपको बताना है जय वर्धमान नाटक जो है किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जय वर्धमान नाटक किसने लिखा है, तो ये लिखा है दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। जय वर्धमान नाटक किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म जो है दोस्तों 1905 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, 1905 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है, राम कुमार वर्मा का। इनको दोस्तों एकांकी सम्राट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एकांकी सम्राट, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी एकांकी और इनके जो उपन्यास है वो पूछे जाते हैं। तो साथ ही साथ इनके जो प्रमुख जो एकांकी हैं कौन कौन से हैं, एकांकी पूछी जाती, ठीक है। तो इनकी जो एकांकी है दोस्तों उसको याद रखेंगे, जैसे आपका प्रमुख है आपका दीपदान, ठीक है, आपने पढ़ा होगा दीपदान एकांकी किसका है, तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है दोस्तों, याद रखेंगे। साथ ही साथ रेशमी टाई, ठीक है, रेशमी टाई, ठीक है, रेशमी टाई जो है ये किसका एकांकी है, ये भी आपका रामकुमार वर्मा का है, ठीक है। साथ ही साथ चारू मित्रा इनका एक एकांकी है, इनका चारू मित्रा, ठीक है, चारू मित्रा, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ इनका जो है पृथ्वीराज की आंखें इनका एकांकी है, ठीक है, सप्त किरण हो गया, ठीक है, सारे याद रखने हैं आपको। रेशमी टाई हो गया, दीपदान हो गया, ठीक है, और पृथ्वीराज की आंखें, सप्त किरण और चारू मित्रा, ठीक है, ये सारे एकांकी किसके हैं, रामकुमार वर्मा की, ठीक है। इनका एक प्रमुख उपन्यास है, ठीक है, रामकुमार वर्मा का जो प्रमुख एक उपन्यास है इनका जो पूछा जाता है, प्रमुख उपन्यास कौन सा है इनका प्रमुख उपन्यास, इनका प्रमुख उपन्यास है चित्ररेखा, ठीक है, क्या है, चित्ररेखा, याद रखेंगे। चित्ररेखा उपन्यास किसका है, तो रामकुमार वर्मा का है, ठीक है। अन्य रचनाओं की बात करें जैसे आपका अंजलि हो गया, हिमहास हो गया, जौहर हो गया, अन्य रचनाएं भी इनकी हैं। तो प्रमुख मैंने बता दिया आपको, इनकी एकांकी आपको याद रखनी है, रेशमी टाई, दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें, सप्त किरण, चारू मित्रा, और उपन्यास याद रखेंगे चित्ररेखा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, याद देखेंगे, इसका आंसर करेंगे। हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, भुवनेश्वर, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर जगदीश चंद्र माथुर। आपको बताना है हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 14 का, 14 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है। आपको यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म पूछा जा सकता है, तो इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था इनका जन्म, 1903 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाता है तो यूपी के, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था, आजमगढ़, ठीक है, याद रखेंगे दोनों फैक्ट। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण मिश्र की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनको अपनी याद रखनी है, ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी, जैसे आपका सन्यासी इनकी एक रचना है, ठीक है, सन्यासी, ठीक है। सन्यासी के साथ साथ याद रखना है इनकी एक रचना है अशोक, ठीक है, अशोक इनकी एक रचना है, अशोक हो गया,
ठीक है। साथ ही साथ राक्षस का मंदिर, ठीक है, राक्षस का मंदिर आपको पूछा जा सकता है। राक्षस का मंदिर रचना किसकी है? तो ये आपका किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, ठीक है। आधी रात इनकी रचना है, आधी रात। साथ ही साथ याद रखेंगे गरुड़ ध्वज, ठीक है, गरुड़ ध्वज जो है इनकी रचना है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ नारद की वीणा, ये प्रमुख है, पूछा भी गया है, नारद की वीणा, ठीक है, नारद की वीणा आपको पूछा जा सकता है। नारद की वीणा रचना किसकी है? तो ये है दोस्तों लक्ष्मी नारायण मिश्र की, ठीक है। सारी रचनाएं याद रखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र की, सन्यासी, अशोक, राक्षस का मंदिर, आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है? ठीक है, आपको बताना है ये कथन किसने कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। ऑप्शन देखिए किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीदास वाजपेयी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, ये कथन है दोस्तों, किसका है ये कथन? भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक कथन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है दोस्तों ये, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र से आपको याद रखना है, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 9 सितंबर 1850 में, ठीक है। कब हुआ था? 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, इनके नाटक पूछे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखेंगे जो भारतेंदु युग है उसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक है। भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु भारतेंदु युग का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो याद रखेंगे प्रवर्तक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। भारतेंदु युग कब से कब तक रहा ये भी याद रखेंगे। भारतेंदु युग रहा दोस्तों 1857 से लेके आपका 1857 से लेके 1900 तक, ठीक है। 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक का जो समय है दोस्तों वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। सारे फैक्ट याद रखिए, सारे साथ ही साथ दोस्तों इनके नाटक देख लेते हैं, पूछे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं दोस्तों प्रमुख, उन पर एक बार देख लेते हैं, इनका पूछा जाता है नाटकों से। प्रमुख नाटक है इनके अंधेर, ठीक है, अंधेर नगरी। किसका नाटक है अंधेर नगरी? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। साथ ही साथ भारत दुर्दशा, ये कई बार पूछा गया है, भारत दुर्दशा, ठीक है। किसका नाटक है भारत दुर्दशा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सत्य हरिश्चंद्र हो गया, नील देवी हो गया, ठीक है, नील देवी, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। ये सारे जो है नाटक किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, ठीक है। और इनके साथ ही साथ याद रखेंगे वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत, ये भी नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। नाटक याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अन्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं ये भी आपने याद रखना है, जैसे आपका प्रेम माधुरी, ठीक है, प्रेम माधुरी, ठीक है। प्रेम माधुरी रचना किसकी है? तो आपका हरिश्चंद्र की है, ठीक है। प्रेम माधुरी हो गया, प्रेम तरंग हो गया, ठीक है, प्रेम तरंग। प्रेम तरंग के साथ साथ प्रेम मालिका, ठीक है, प्रेम मालिका, ठीक है। प्रेम मालिका के साथ साथ याद रखेंगे आपका फूलों का गुच्छा, ठीक है, फूलों का गुच्छा, ठीक है, फूलों का गुच्छा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे बकरी विलाप, ठीक है। ये रचना किसकी है? मैंने पहले भी बताया था आपको, बकरी विलाप। बकरी विलाप किसकी रचना है? ये भी हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है। वर्षा विनोद इनकी एक रचना है, ठीक है, वर्षा विनोद, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों, कौन कौन सी? प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, ठीक है, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप और वर्षा विनोद,
ठीक है। ये सारी रचनाएं याद रखनी है, सभी रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।